यार मुझे आज बहुत हंसी आ रही थी इस लेक्चर को लेने से पहले। पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहेगा। एक कहावत है कि गधे को कितना भी घी पिला लो वो राख में जाकर ही लौटता है। पाकिस्तान के साथ में ये कहावत है। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर तक्षशिला है और तक्षशिला पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है अपनी एजुकेशन के लिए। बौद्ध जिस समय भारत के अंदर उन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाया था, बुद्धिज्म क्यों आया वो तो आपको पता होगा। उसके पीछे रीजंस क्या थे, बहुत मैं आपको आज बताने वाला भी हूं। लेकिन पाकिस्तान ने अपने जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं उनके साथ में छेड़खानी करना शुरू कर दिया है। और कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट के ऊपर बैठे हुए कुत्ते को भी काट लेता है ना। समझ रहे हैं आप? मतलब ऊंट के ऊपर कुत्ता नहीं बैठा है, ऊंट के ऊपर कोई इंसान बैठा है उसको भी कुत्ता काट लेता है। भाई पैदल चल चल रहा है कोई इंसान, उसको तो काट ही लेता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऊंट के ऊपर बैठा है उसको भी कुत्ता जो है काट लेता है ना। चलिए, तो पहले वाली को आप ठीक कर लेना। तो तक्षशिला जो कि पाकिस्तान के अंदर स्थित है, इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। पाकिस्तान ने अपनी गलतियां छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की गलतियां सामने आने लगी और मैं हंस रहा था। तो ये जो है वो तक्षशिला है। और अच्छा, ये मुझे बताइए कि भारत के अंदर ये कौन सा प्लेस है जो कि काफी फेमस है। आप इसको पहचानिए और कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर मुझे जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि तक्षशिला अभी एट प्रेजेंट जो है वो किस तरीके से दिखता है। क्या देखिए, आसपास का इसका इसकी बनावट देखिए, आर्किटेक्ट देखिए, और बीच के अंदर ये स्तूपा जो है यहां पर है। ये सब कुछ आप यहां पर देख सकते हैं। और अभी देखिए किस तरीके से ये जर्जर हालत में, ऐसा लग रहा है कि ईंटें वगैरह जो है लगी हुई हैं इस तरीके से। ठीक है ना। एक्चुअली में रिसेंटली क्या हुआ, पाकिस्तान ने 125 साल पुराना गुरुद्वारा जो है तोड़ दिया है। और भारत ने इसके ऊपर आपत्ति जताई है कि यार तुम अपने देश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं इनके मंदिरों के ऊपर, गुरुद्वारों के ऊपर क्यों हमला कर रहे हो। हाँ, पाकिस्तान ने भी भारत के अंदर कई बार इंटरवेंशन किया है, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद हुई या राम मंदिर हुआ। इसके ऊपर पाकिस्तान ने भी बहुत बोला है कि भारत के अंदर जो मस्जिद वगैरह है इनको तोड़ा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, मंदिर के साथ साथ मस्जिद टूटती है, मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी टूटता है। आप देखेंगे कि जहां पर भी, जैसे रिसेंटली मैंने अभी एक एग्जांपल देखा है ना। तो मैं जयपुर से हूं, जयपुर के अंदर क्या हुआ, एक रोड के किनारे पर मंदिर ही बना हुआ था, मस्जिद ही बनी हुई थी। दोनों बहुत फेमस थे, दोनों को ही तोड़ दिया। ना मंदिर रहा ना मस्जिद रही। समझ रहे हैं आप? तो एक्चुअली में क्या है, तो पाकिस्तान जो है ये अभी कुछ कर रहा है। अब देखिए, पाक यूजेस सीमेंट टू कंजर्व वैदिक एरा तक्षशिला। पाकिस्तान ने क्या किया कि तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अब तो नहीं रही है क्योंकि हैंसांग जिस समय आया था उस समय उसने देखा कि यार सब कुछ यहां पर तो खराब हो चुका है। तो तक्षशिला जो है उसका अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको सीमेंट से वो कवर कर रहे थे। कवर इन द सेंस जहां पर टूट फूट है उसको वो सीमेंट लगा लगा कर पैक कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। ये बात यूनेस्को तक पहुंच गई और यूनेस्को ने कहा कि हम इसको डिलिस्ट कर देंगे, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से इसको हटा देंगे। अब ये बात कैसे पहुंची वो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले इस मैप को आप देखिए। इस मैप में आप देखेंगे तो नॉर्थ में आप चलेंगे तो पाकिस्तान के अंदर ये रहा तक्षशिला, तो जो कि इंडस रिवर के किनारे है। भारत के अंदर जो भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, सिविलाइजेशन विकसित हुई हैं, वो नदी के किनारे विकसित हुई हैं। भारत ही क्या, पूरे विश्व में कहीं पर भी आप उठा के देख लीजिए, जितनी भी सिविलाइजेशन हैं वो नदी के किनारे पर हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वहां पर फूड ग्रेन्स अवेलेबल है, सरप्लस इकोनॉमी रन कर सकते हैं, और साथ ही के अंदर वहां पर पानी, खाना, सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसलिए नदियों के किनारे बहुत सी सभ्यताएं जो है विकसित हुई हैं। मिथिला है ना, कपिल वस्तु है, हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ, ये शहर देखिए आप बसे हुए हैं। वैसे ही एक तक्षशिला शहर जो है वो बसा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर बसा हुआ था। अब तो खैर एक निशान जो है वो बाकी रह गए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, ओके, तो इसको समझिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में जब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो एक स्केल मैं बनाता हूं, तो 2350, देखिए 3000 ईसा पूर्व जो है, ठीक है, बीसी, उस समय तो पैलोथिक टाइम पीरियड था। इसको हम लोग कहते हैं कि ये पत्थर का जो समय था, पत्थर की कुल्हाड़ी वगैरह, पत्थर से ही सब कुछ जो है हुआ करता था। तो वो 3000 साल पहले का था। 2350 के अंदर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना,
जैसे मान लीजिए जीरो तो यहां पर है, जीरो यहां पर है, तो इससे पहले है ना ईसा मसीह का जन्म हुआ जीरो पर, उसको माना। इससे पहले 2350 जो ईसा पूर्व है, इस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट यहां पर करती थी। फिर 1750 से लेकर 1750 से लेकर और फिर 1000 तक, 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक और पोस्ट वैदिक दोनों एरा जो है यहां पर चलते हैं। 1750 से लेकर 1000 तक ऋग्वैदिक और यानी कि वैदिक टाइम पीरियड और पोस्ट वैदिक टाइम पीरियड। इसके बाद में जो लोग परेशान हो चुके थे इन कर्म कांडों से, क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट जो वैदिक पीरियड था उसमें बहुत सारे कर्म कांड हुआ करते थे, जादू टोना सब कुछ हुआ करता था, लोग परेशान थे। इसीलिए लगभग 600 के आसपास जन्म हुआ बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म के साथ साथ में जैनिज्म भी आया। अब बुद्धिज्म जब आता है इसी समय तक्षशिला को बनाया जाता है। इसी समय तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है उसको बनाया जाता है ताकि बुद्धिज्म का एक बहुत अच्छा एजुकेशन हब वो बन सके। और इसके अंदर जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे वो बहुत जबरदस्त थे। जीवक, आपने नाम सुना होगा। चरक जो कि मेडिकल फील्ड के अंदर सर्जरी के लिए जाने जाते थे, है ना। चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा, है ना, मतलब कौटिल्य, सॉरी चाणक्य नहीं, कौटिल्य। तो कौटिल्य जो थे वो भी कहां से थे? तक्षशिला से। बेहतरीन गुरु यहां पर थे। तो ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 68 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और 68 सब्जेक्ट्स के साथ साथ में टोटल जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी वो 10,500 थी। 10,500 स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ा करते थे। केवल इंडिया के नहीं, चाइना, साथ ही के अंदर आप देखते हैं कि मिडिल ईस्ट वगैरह, वहां से पूरे विश्व से यहां पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आया करते थे। हर लैंग्वेज के अंदर यहां पे पढ़ाई होती थी और बहुत सारे विद्वान यहां पर थे। कहते हैं कि जिस समय सिकंदर ने हमला किया था, उस समय सिकंदर अपने साथ में बहुत सारे विद्वान तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ले गया था। उसको इतना पसंद आया। हेनसांग जो कि 650 के आसपास आया होगा, आप थोड़ा ईयर मैच कर लीजिएगा। हेनसांग ने जब तक्षशिला को विजिट किया उस समय तक्षशिला पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। जो कि आज जिस स्थिति में है उसी स्थिति के थोड़ा सा आप उसको और रिन्यू कर लीजिए। तो हेनसांग ने फिर वो पूरी अपनी जीवनी के अंदर उसको लिख दिया था। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि ये जो तक्षशिला आप देख रहे हैं, इसके चारों तरफ ये सब एजुकेशन के लिए, बैठने के लिए हम लोग क्लासरूम्स कह सकते हैं। और यहां पर जो विद्वान हुआ करते थे वो बैठकर शिक्षाएं दिया करते थे। और सामने जो है वो जितने भी जो स्टूडेंट्स थे वो उन शिक्षा को ग्रहण किया करते थे। पूरा सिस्टम चलता हुआ आ रहा था। अब एक्चुअली में क्या है कि पाकिस्तान के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम यूज सीमेंट, उन्होंने सीमेंट का यूज करना शुरू कर दिया ताकि ये जो हेरिटेज साइट है इसमें जो भी डैमेज हुआ है उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सके। अब इसमें बुराई क्या है कि उसको ठीक ही तो कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि अगर कोई भी इमारत आज से लगभग 1500 साल पहले बनी हुई है या उससे भी पहले की बनी हुई है, तो उसका अगर हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड से कोई ईयर निकालेंगे कि यार कब की बनी हुई, तो वो तो उस समय का दिखा देगा। लेकिन अगर आज आप सीमेंट उसमें लगा देंगे और फिर उसको ये दिखाएंगे कि नहीं ये तो 1500 साल पुरानी है, तो वो कैसे प्रूव हो पाएगा। इसीलिए यूनेस्को ने एक नियम बनाया कि जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इनके साथ में कोई भी छेड़खानी आप नहीं करेंगे। अब ये जो बात थी वो पहुंच गई कहां पर? पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान से यूनेस्को के पास में पहुंच गई। अभी देखिए, अगर ये एक्चुअली में होता तो इस तरीके से होता, ये एक्चुअली में इस तरीके से होता, लेकिन है नहीं है। अब व्हाई इज यूनेस्को ऑब्जेक्टिंग द पाकिस्तान रिकंस्ट्रक्शन इन तक्षशिला? यूनेस्को ये कहता है कि हम जो है उस हेरिटेज साइट को एज इट इज जो है वो रखना चाहते हैं, हम इसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं। और यूनेस्को ने कहा कि अगर तुम इसके लिए मंजूरी दोगे तभी हम इसके लिए फंड्स रिलीज करेंगे इसके डेवलपमेंट के लिए, और कोई छेड़खानी से नहीं करनी। अब क्या हुआ? दुर्भाग्य, मैंने क्या कहा, किसी इंसान का अगर दुर्भाग्य हो तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। पाकिस्तान वो इंसान था जो कि ऊंट के ऊपर बैठा हुआ था, कुत्ता पास से गुजर रहा था, उस कुत्ते ने उछलकर पाकिस्तान को काट लिया। कैसे हुआ ये? जर्मनी का एक ट्रैवलर जो कि घूमने के लिए पाकिस्तान गया और वो अपनी वीडियो शूट कर रहा था, फोटो वगैरह सब ले रहा था। फोटो के अंदर उसने देख लिया कि यहां पर सीमेंट का यूज किया गया है और उसने उसी फोटोग्राफ्स को, वीडियोस को यूनेस्को जो कि पेरिस के अंदर है उस हेडक्वार्टर के अंदर उसको सेंड कर दिया।
अब वहां पर एक कमिटी होती है, उस कमिटी ने इसको रिव्यू किया कि वाकई में, इसको क्रॉस वेरीफाई किया कि ये वाकई में सच है कि नहीं है। ठीक है ना। तो एक विजिटर जो है वो कहां पर गया था, पाकिस्तान के अंदर गया और उसने सब कुछ ही कह दिया। अब जैसे ही कंप्लेंट मिलती है तो जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है यूनेस्को के अंदर, उसने एक कमिटी, पहले से ऑलरेडी कमिटी थी, उसके कुछ सदस्य जो है पाकिस्तान के अंदर पहुंचे इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, बताओ भाई ऐसा है क्या। उन्होंने कहा कि हां, मतलब मना कर दिया, एक बार तो जो है मना कर दिया पाकिस्तान ने कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन द पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान मेड ए प्रेजेंटेशन डिफेंडिंग इट्स कंजर्वेशन वर्क, मतलब वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम तो केवल सीमेंट लगा रहे थे भाई। हमने एक कारीगर को बुलाया, एक बेलदार को बुलाया, लेबर को बुलाया, भाई इधर आओ, आज शाम को पैसा पार्टी हमारी तरफ से, शाम को सीमेंट आकर यहां पर जो है थोड़ा सा पुताई करके जानी है, लगा के जाना है सीमेंट। और उसी समय दुर्भाग्य था कि वो विजिटर आया हुआ था। आप देखिए, मेरे लिए ये पूरा कंसर्न कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, पाकिस्तान करता हुआ आया था। मेरे लिए कंसर्न ये बन गया आज कि जो विजिटर घूमने के लिए आया था वो कितना अवेयर था, कितना अवेयर था। और उसने एक फोटोग्राफ ली, उसको पता लग गया कि ये मुझे आगे का काम कैसे करना है। पहली बात तो उसकी अवेयरनेस, कि उसके पास में ये नॉलेज थी कि अगर ऐसा होता है, कोई अगर सीमेंट यूज करेगा तो उसकी शिकायत भी हो सकती है। ये भी अपने आप में एक नॉलेज रखना, मुझे भी नहीं होती कई बार ऐसी नॉलेज, आपको भी नहीं होती है, लेकिन उस विजिटर को ये नॉलेज थी और उसने अवेयरनेस के तौर पर ये कर दिया। अब सोच के देखिए, भारत के अंदर जो हेरिटेज साइट्स हैं वहां पर केले के छिलके, चिप्स की थैलियां ये पड़ी रहती हैं और हम लोग गुजरते हुए वहां से निकल जाते हैं। सबसे खराब आदत है, ये लोग जो गुटखा खाते हैं वहां पर गुटखे की पीक थूक देते हैं साथी के अंदर। वॉशरूम्स यानी कि टॉयलेट्स जाने वाले आसपास कहीं भी जगह देखकर, ये होता है, रियलिटी है, ये वाकई है, हमको इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और सोच के देखिए कि ये हालात अगर बार बार यूनेस्को के पास में पहुंच जाए कि इंडिया के अंदर ऐसे हो रहे हैं तो दिक्कत होगी ना। तो हमको भी इस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए। अब बेसिकली ये खबर यूनेस्को के पास में पहुंचती है, कमेटी जाती है, चेक करती है और फिर उनको ये अल्टीमेटम देके आती है कि दोबारा ऐसा हुआ और अगर कोई भी इसके साथ में छेड़खानी की तो फिर हम जो है इसको डिलिस्ट कर देंगे। और लिस्ट करने से क्या होता है कि यूनेस्को जो है उसके आसपास के एरियाज को भी काफी क्लीन रखता है, फंड रिलीज करता है और गवर्नमेंट के साथ में कंपेयर जो है, मतलब गवर्नमेंट के साथ में एक कोऑर्डिनेशन जो है बैठाकर उस हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और लोगों तक पहुंचाता है। अब आप किसी देश में घूमने के लिए जाएंगे तो देखेंगे ना कि वहां पर कौन कौन सी हेरिटेज साइट्स है। जैसे मान लीजिए कि आप इटली के अंदर देखने के लिए गए हैं, आप अमेरिका के अंदर देखने के लिए गए, तो घूमने के लिए जाने से पहले सब कुछ देखते हैं कि यार वहां पर क्या क्या है। तो जब ये सभी टूरिस्ट प्लेस डेवलप्ड होते हैं तो टूरिज्म बहुत हाइक पर पहुंचता है। आज श्रीलंका की 13% जो जीडीपी है वो डिपेंड्स ऑन टूरिज्म। तो सोचकर देखिए कितना बड़ा परसेंटेज हो गया। ठीक है, अब यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया गया है अपने कहां पर, वेबसाइट्स के ऊपर, द ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। मतलब जो भी ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए, उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट दी हुई है। और उस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे कि पूरी की पूरी पीडीएफ, मैंने देखा इसको, और पीडीएफ के अंदर आप सबसे पहला कंटेंट ये है कि ऑपरेशनल गाइडलाइंस, और इसके अंदर आप देखेंगे कि कमिटी कैसे बनती है, सब कुछ लिखा हुआ है, और किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, कल्चरल लैंडस्केप है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और जब मैंने इसके अंदर देखा तो साफ तौर पर लिखा हुआ था कि किसी की भी चीज के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, किसी चीज के साथ में कोई छेड़खानी। लेकिन पाकिस्तान ने सोचा कि यार कौन देखने के लिए आएगा अपन को, यहां पर अपने तो लगाओ वो सीमेंट, लगा दो सीमेंट, लगा दो सीमेंट। 2 कारीगर को बुलाया, दिए 500 रुपए, लगा दो, हाय चूना लगा दो, लग गया पाकिस्तान को चूना, है ना। तो बात यह है यार, हम लोग दूसरों की घटनाओं से सीख सकते हैं, एक अच्छा इंसान वही होता है। तो पाकिस्तान सीख लीजिए, और भारत के अंदर जो हेरिटेज साइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने की बारी आ चुकी है। ओके चलिए, तो बात यह है, तो पाकिस्तान का ऐसा हुआ। अब मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे कोर्सेज की जरूरत क्यों पड़ती है। मैं तो कहता हूं मत लीजिए। क्यों? क्योंकि ये सब आपको बेकार लगता है। टेक्निक्स या फिर किसी भी, कोई भी इंसान है अगर वो एडिक्शन में है तो उसको एक एज एजुकेटर मैं सोचता हूं कि यार कुछ ना कुछ तो हेल्प करें यार। हम लोग केवल और केवल ये मान के चलिए कि एक अर्निंग का सोर्स इसको नहीं देख सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर कोई वैल्यू तो ऐड हो।
तो जिनको भी लगता है कि यार हमको ज्वाइन करना चाहिए, जरूर ज्वाइन कीजिए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज से पहले ही मैंने कंप्लीट किया है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।